कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम एक नए वीडियो में आपका आगाज़ करते हैं इस लेक्चर का। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कुछ बातें देखेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग इस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं इस टॉपिक का, जो कि क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं क्लास 11 में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में जो हम लोग ने बात किया था, 2 मिनट इसका एक रिकैप देते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था पिछली वीडियो में कि प्लांक्स ने, जो मैक्स प्लांक थे, मैक्स प्लांक, तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया था। क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन विच इज गिवन बाय हिम इन 1901। तो उन्होंने क्या कहा था मैक्स प्लांक ने? तो मैक्स प्लांक ने यह कहा था कि कोई भी जो बॉडी होता है, जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जब किसी बॉडी को जब हीट किया जाता है तो रेडिएशन एनर्जी रिमिट करता है। क्या करता है? रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वो जो एनर्जी होता है, वो डिस्क्रीट होता है। वो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, नॉट कंटिन्यूअस, यानी इंटीग्रल फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। कोई बॉडी जब उसको हीट किया जाता है तो एनर्जी रेडिएट करता है इन विच फॉर्म? डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट कंटिन्यूअस फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब इंटीजर, 1 2 3 4, इस तरह से। और उस एनर्जी का उन्होंने वैल्यू बताया था कि अगर वो फ्रीक्वेंसी उसका न्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यू फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर उस रेडिएशन का न्यू है, इसको बोलते हैं न्यू। दिस इज ए ग्रीक अल्फाबेट न्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग उसका एक एनर्जी होगा इज इक्वल टू एच न्यू, जो हम लोगों ने देखा था, वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये सब बातें हम लोगों ने की थी। और 1905 में ये जो थ्योरी दिया था मैक्स प्लांक ने, 1901 में दिया था। और 1905 में आइंस्टीन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने ये जो थ्योरी को रिलेट किया था लाइट से। इसको किससे रिलेट किया था? लाइट से। और कहा था कि जो लाइट है उसका जो पार्टिकल है वो फोटोन है, और उसी तरह से फोटोन भी जो है एनर्जी इमिट करता है, यानी लाइट भी जो है एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। इसको क्वांटम कहते हैं। यानी लाइट का जो पार्टिकल है वो फोटोन है। यानी ये जो थ्योरी दिया था मैक्स प्लांक ने, इसी थ्योरी को इन्होंने लाइट पे लागू किया और बोला कि जो किसी भी बॉडी को जो हीट किया जाता है एनर्जी रेडिएट करता है। तो सिमिलरली लाइट का जो पार्टिकल है फोटोन, फोटोन से बना है लाइट, और वो भी जो है सिमिलरली जो अगर उसका फ्रीक्वेंसी न्यू हो, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो? न्यू हो, तो उस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो फोटोन का एनर्जी होगा वो क्या होगा? एच इंटू न्यू होगा। और इसका स्पीड क्या होगा? जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, लाइट की स्पीड से चलता है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका एनर्जी होता है फोटोन का, मोमेंटम भी होता है, लेकिन ये मासलेस है। क्या है? मासलेस। इसको याद रखना है। तो फोटोन एसोसिएट्स एनर्जी मोमेंटम, बट इट इज मासलेस पार्टिकल ऑफ लाइट। इट इज स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स। लाइट क्या है? स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स, यानी बहुत सारे फोटोन से मिलकर बना, जो कि लाइट ही की स्पीड से चलता है। और उसका अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी एसोसिएट होगा उस फोटोन का, जिसको हम लोग कहते हैं एच इंटू न्यू कहते हैं। और इस फोटोन को हम लोग वन क्वांटम भी कहते हैं। और क्वांटम का प्लूरल होता है क्वांटा। तो प्लूरल इज क्वांटम इज क्वांटा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या है ये हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो हेज़ेनबर्ग ने जो है, वर्नर हेज़ेनबर्ग, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। क्या कहा था उन्होंने? तो हेज़ेनबर्ग ने 1927 में 1927 में, तो 1927 में हेज़ेनबर्ग ने कंसेप्ट दिया था। तो उन्हें क्या कहा था?
कि जो बोहर है, नील बोहर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेजनबर्ग से पहले जो है नील बोहर ने अपना एक कंसेप्ट दे चुके थे, अपना एटॉमिक मॉडल जो था, एटॉमिक मॉडल उन्होंने मतलब एस्टेब्लिश कर लिया था। तो हेजनबर्ग ने जो अपना थ्योरी दिया था, उसने जो नील बोहर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम विच इज एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसका पोजीशन दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली जो है बता सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी जगह पे तो उसका क्या पोजीशन होगा, यानी जिसको हम लोग एक्स कहेंगे, और क्या मोमेंटम होगा दैट इज पी, वो दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते थे अकॉर्डिंग टू नील बोहर। नील बोहर के हिसाब से द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू नील बोहर। तो इस कंसेप्ट को उन्होंने कटाच किया, यानी उन्हें बताया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अब तक हम लोग जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, डी ब्रॉय का जो कंसेप्ट था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन या कोई भी एटम है, वो लाइट की तरह डुअल नेचर शो करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी। तो हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, वेव बनाएगा, वेव बनाते हुए मूव करेगा, नहीं हर जगह जो है इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। वेव क्या है, डिस्टरबेंस है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो हम अगर बात करें, हम इसके पोजीशन को बताने की बात करें, तो पोजीशन अगर हमको डिटरमाइन करना है तो ये तो एक जगह फिक्स तो नहीं है, क्योंकि एक वेव बनाते हुए जा रहा है, तो वेव जो है हर तरफ डिस्टर्ब, मतलब एक तरह से डिस्टरबेंस रहता है इसके अंदर, मतलब वाइब्रेट करता रहता है हर जगह पर। तो एग्जैक्ट एक पोजीशन बताना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। यही जो थ्योरी एक जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, जो हम लोग आगे देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसमें स्क्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया था। तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन बताना इलेक्ट्रॉन का, ये पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है अगर हम इसको वेव कंसीडर करते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है, वेव की तरह हर जगह वाइब्रेट करता रहता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एग्जैक्टली बता सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी मतलब ही होता है इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कह सकते हैं कि कुछ चांस है कुछ नहीं भी, मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, हम लोग जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ एक वेव एसोसिएट करेगा, है ना, और वेव हम लोग जानते हैं एक डिस्टर्बेंस की तरह होता है। तो एग्जैक्ट हम लोग अगर इसका पोजीशन अगर हम बताना चाहें, एग्जैक्ट हम अगर पोजीशन बताना चाहें, तो उसके लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट वेवलेंथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वेव तो पूरा डिस्टरबेंस की तरह मूव करता रहता है, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा हमको दिक्कत होगा उसके पोजीशन को बताने में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट वेवलेंथ कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, शॉर्ट वेवलेंथ, तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, ये पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, शॉर्ट होगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम मान लें इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी से मूव करेगा तभी उसके पास एक मोमेंटम होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताना है, तो पोजीशन बताने के लिए कम से कम वेवलेंथ होना चाहिए, तो हम लोगों ने वेवलेंथ को क्या किया, एकदम स्मॉल कर दिया, क्या कर दिया, वेवलेंथ को स्मॉल कर दिया। तो जब वेवलेंथ स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उससे क्या होगा कि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा, इस पे जो वेवलेंथ एसोसिएट इसका जो वेव है उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से इसका जो वेलोसिटी उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बहुत तेज़ी से चेंज होगा। फिर से समझिए, हम लोगों ने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय ने जो कंसेप्ट दिया था पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो वेव अगर नेचर शो करता है, तो वेव जो होता है वो एक जगह फिक्स नहीं होता है ना। तो वेव अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग बताना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, हम लोग जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ना, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि ठीक है हम पोजीशन बताना चाहते हैं, तो वेव को
छोटा एकदम मान लेते हैं, एकदम छोटा, नहीं स्मॉल मान लेते हैं। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे देखेंगे एनर्जी और वेव लेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो वेव लेंथ अगर हमने छोटा माना तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, यानी जो वेव है वो हाई एनर्जी एसोसिएट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पे इम्पैक्ट डालेगा और इसका वेलोसिटी जो है काफी चेंज करेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगा तो ब्रेकडाउन ज्यादा होने का चांस है। उसकी वजह से जो वेलोसिटी है क्या होगा, काफी हाई चेंज होगा, यानी बहुत तेजी से चेंज होगा। और वेलोसिटी में चेंज होगा तो वेलोसिटी में एक अनसर्टेनिटी आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट अब वेलोसिटी बताना मुश्किल हो जाएगा। और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब मोमेंटम में चेंज होगा, है ना। मोमेंटम यानी डेल्टा पी चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यानी हम लोगों ने पोजीशन पता करना चाहा तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गया। क्या आ गया, अनसर्टेनिटी आ गया, यानी एग्जैक्ट अब मोमेंटम में दिक्कत हो गई, एरर आ गया, यानी मोमेंटम में एरर आ गया। और अगर यही हम अगर इसका मोमेंटम सही कर लेते हैं, मतलब इसका अगर वेव लेंथ बहुत बड़ा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वेव लेंथ बहुत बड़ा मान लेते हैं, वेव लेंथ बहुत बड़ा मान ले, यानी वेव लेंथ बड़ा कर दिया। अब यहाँ तो हम देख रहे थे पोजीशन तो बता दिया, पोजीशन बता दिया, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गया मोमेंटम में। मोमेंटम अब अनसर्टेन हो गया, यानी मोमेंटम में एरर आ गया। मोमेंटम हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट कहाँ होगा, लेकिन अगर हम लोग वेवलेंथ बड़ा कर दे, वेवलेंथ क्या कर दे, बड़ा कर दे, तो एनर्जी छोटा हो जाएगा। एनर्जी छोटा होने से मोमेंटम में ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब वेवलेंथ बड़ा हुआ तो हम लोग जानते हैं अभी बढ़ा कि वेव जो जैसे जैसे वेव बढ़ेगा उसका जो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, जिस वजह से अब एग्जैक्ट हम पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे पोजीशन में दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर वेवलेंथ हम छोटा मानेंगे तो मोमेंटम गड़बड़ा रहा है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रहा है। और अगर वेवलेंथ को हम बड़ा मानेंगे तो यहाँ पोजीशन में गड़बड़ हो रहा है, यानी डेल्टा एक्स में गड़बड़ी हो रहा है, यानी पोजीशन जो है अनसर्टेन हो रहा है। यानी ये जो दोनों को हम लोगों ने समझा, दोनों चीज को, अब दोनों को मिला के समझेंगे। तो ये जो हेजनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया कि क्या कहा, ये देखा ये फिनोमेना, तो ये बताया कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है दोनों एक साथ एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन का बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है, वेव एसोसिएट करता है। तो इस वजह से जो पोजीशन और मोमेंटम दोनों में क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा। यहाँ पे हम लोग वर्ड आता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। उसी तरह से डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये जो वर्ड है ये दिया था हेजनबर्ग ने। तो हेजनबर्ग ने क्या कहा कि एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम, exact position and momentum of an electron cannot be determined, cannot be determined। तो एग्जैक्ट हम लोग पोजीशन और मोमेंटम जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करना चाहेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगा, और अगर मोमेंटम डिटरमाइन करना चाहेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया जिसको हम लोग करते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, और एक रिलेशन दिया कि ये जो रिलेशन है काफी काम आता है और काफी कंपटीशन वगैरह में पूछा भी जाता है। तो रिलेशन है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई के। दिस इज, इसको हम लोग कहते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। अनसर्टेनिटी रिलेशन कहते हैं इसको, अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो इन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर या उसके बराबर होगा। और h हम लोग जानते हैं क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये सॉल्व करेंगे, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी निकालेंगे, जिसको हम लोग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट करते हैं। तो ये इसको देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू वी, सही है, एच अपॉन 4 पाई। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू मास को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो हो जाएगा डेल्टा वी ग्रेटर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। कितना होगा, एच अपॉन 4 पाई एम होगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एच का वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस
इसको हम लोग 27 रखते हैं, यानी इसको हम लोग जूल से अर्ग में चेंज कर दिया। उसके बाद 4, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg होता है। तो इसको हम लोग अर्ग में जब इसको रख रहे हैं यानी सीजीएस में, तो इसको भी रखेंगे 10 पावर -28। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.57 अर्ग, 0.57 अर्ग आएगा। तो ये जो आया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इज इक्वल टू 0.57। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कहते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। काफी मजेदार टॉपिक था। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह।